नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, आज हम उनके ऊपर जो है वो अपनी क्लास करेंगे। यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के हमें स्रोत देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या देखने को मिलते हैं, हम आज उसके ऊपर जो है वो पूरी चर्चा करेंगे। यानी कि एक तरीके से जो है हम प्राचीन इतिहास के जो मुख्य हमें पहलू देखने को मिलते हैं, जो उनके जानने के स्रोत देखने को मिलते हैं, हम उसके ऊपर जो है वो अपनी चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हेडिंग जो है आज का हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है उसके ऊपर जो है वो हम अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्राचीन प्राचीन इतिहास में हमें स्रोत देखने को मिलते हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि हम इसको दो प्रकार से भाग सकते हैं, यानी कि दो भागों में जो है वो हम बांट सकते हैं। जो पहला है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पहला जो है वो हमारा पुरातात्विक स्रोत है। यानी कि आप देखेंगे जो पुरातात्विक स्रोत है उसके ऊपर जो है वो अपनी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। जो हमारा दूसरा है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, तो हम इसके ऊपर जो है अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं जो पुरातात्विक स्रोत हमें देखने को मिलते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें हम देखेंगे तो अभिलेख। अभिलेख मुख्यतः हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे जो हमें मौर्य काल के स्रोत देखने को मिलते हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो हमारा अभिलेखों पे जो है वो निर्धारित है। यानी कि आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के हमें दो अभिलेख देखने को मिले हैं, उसके बाद आप देखेंगे सम्राट अशोक के हमें जो अभिलेख देखने को मिले हैं उनके ऊपर जो है वो हम चर्चा करेंगे कि ये जो अभिलेख हैं वो हमें एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा दूसरा पॉइंट है, यानी कि आप देखेंगे सिक्के। जो हमारे सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, सिक्के जो हैं, सिक्के यानी कि आप देखेंगे जो हमारा सिक्का है, हमें प्राचीन काल में जो सिक्के देखने को मिलते हैं इन पे जो हमें तिथियां देखने को मिलती हैं, इनकी राजाओं की उपाधियां जो है वो देखने को मिलती है। इससे भी हमें इतिहास को जानने में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मदद देखने को मिल जाती है। यानी कि हमको मदद जो है वो सिक्कों के माध्यम से भी इनके कह सकते हैं कि जो तिथि है उसको निर्धारित करने में, इनकी पहचान करने में, जो जहां जहां से हमें इनके बारे में शोध देखने को मिले हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। बात करें अगर हम हड़प्पा सभ्यता की, तो जब हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो वहां भी हमें एक टेराकोटा का जो है वो सिक्का जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि हमें मिस्र से और जो यूनान के देशों से जो हमारा व्यापारिक संबंध था वो भी हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि इन लोगों के साथ भी हमारा जो कह सकते हैं कि व्यापारिक संबंध था वो प्राचीन भारत में स्थापित था। उसके बाद हम देखेंगे स्मारक वो भवन, स्मारक एवं भवन। भवन आपको बता दूं कि हमें गुप्त काल के सबसे ज्यादा जो है स्मारक देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखें गुप्त काल के, कुषाण काल के जो हमें स्मारक हैं, गुफाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इनके माध्यम से भी जो हमें इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो हमें इनकी जो मुद्राएं देखे, हमने अभिलेख देखे, उसके बाद हमने इनके स्मारक और सिक्कों के बारे में देखा। उसके बाद आपको बता दूं चित्रकला के बारे में देखेंगे, मूर्तियां के बारे में देखेंगे। यानी कि जो मूर्तियां हैं वो भी हमें देखने को मिल जाती है। मूर्तियां, जो मूर्तियां हैं इससे भी हमें इनके कह सकते हैं कि इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमें देखने को मिलती है। मूर्तियों के माध्यम से हम देखेंगे कि गांधार शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली जो है वो हमें महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि एक मूर्तियों में एक कलाकृति जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि मूर्तियों के बारे बाद में देखेंगे तो हमें एक कह सकते हैं कि कला और संस्कृति का जो वर्णन है वो अभी हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो चित्रकारी का हमें साक्ष्य है वो भी देखने को मिल जाता है। इसको भी हम नोट कर सकते हैं कि चित्रकारी, चित्रकारी इस प्रकार से हम देखेंगे हमें ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो देखने को मिल जाते हैं पुरातात्विक में। उसके बाद हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत, यानी कि जो हमें साहित्यिक स्रोत देखने को मिलते हैं इसको भी हम जो है वो दो भागों में जो है वो बांट लेते हैं। यानी कि आप देखेंगे जो पहला भाग है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है और जो हमें दूसरा भाग है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यानी कि जो साहित्यिक स्रोत है इसको अगर हम दो भागों में बांटे तो जो हमें पहला स्रोत देखने को मिलेगा वो भारतीय साहित्य देखने को मिलेगा। यानी कि जो भारतीय साहित्य है, भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण हमें कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य जो है इसमें हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ देखने को मिल जाता है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में। और भी जो बातें हैं वो हम इसको बारे में देखेंगे, यानी कि अभी हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो हमें दूसरा है वो जो प्राचीन में भारत में आए हुए विदेशी यात्री हैं उनके ऊपर जो है वो हमें उनकी यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं, उनके जो लेख हैं, उनकी पुस्तकें जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विदेशियों की यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत जो है इसमें हमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इतिहास का देखने को मिल जाता है। इतिहास के बारे में जो हमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो
प्राचीन भारतीय विदेशी यात्री हैं, इन सभी के ऊपर जो है वो मैंने एक महत्वपूर्ण जो क्लास है वो बना के जो है वो अपने प्लेलिस्ट में पहले से अपलोड कर रखा है। तो अगर आप इनके बारे में देखना चाहें, इनके बारे में समझना चाहें, तो आप जाके वहां से इनके बारे में पूरी तरीके की जो जानकारी है वो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री तक का कह सकते हैं कि जो मेडिवल हिस्ट्री तक का जो इतिहासकार है, यानी कह सकते हैं कि जो प्राचीन साहित्यिक स्रोत हमें देखने को मिल जाते हैं, यात्रा वृत्तांत देखने को मिलता है, इनकी पुस्तकें देखने को मिल जाती है, तो मैंने सारी विदेशी यात्रियों के ऊपर जो है वो पहले से एक क्लास जो है वो बना के रखी है। आप चाहे तो आप उस क्लास को जो है वो देख सकते हैं, तो आपको इसके बारे में जो है वो महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो विदेशी यात्रा वृत्तांत है, इसमें मैंने जितने भी कह सकते हैं, सबसे पहले तो हम हेरोडोटस को देखेंगे, स्टाइलिस लेक्स को देखेंगे, कह सकते हैं मेगास्थनीज को देखेंगे, याकस को देखेंगे, आस्ट्रोग्लोस को देखेंगे, हेंग स्वांग को देखेंगे। चीनी यात्रियों में अगर हेंग स्वांग की बात करें, महायान की बात करें, सिंह की बात करें, ऐसे में तमाम जो कह सकते हैं कि प्राचीन जो विदेशी यात्री है वो हमें इनके बारे में देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने भारत के बारे में अपनी पुस्तकों में जो है वो महत्वपूर्ण बातें जो है वो अंकित करी है। तो हमने इनके ऊपर जो है वो पहले से एक ब्रीफ जो लेक्चर है वो कवर कर लिया है, तो आप चाहे तो जाके वहां से जो है उसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय साहित्य। तो भारतीय साहित्य की बात अगर हम करें तो भारतीय साहित्य में भी हमें जो है वो हमें 3 साहित्य जो है वो देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अगर भारतीय साहित्य की बात करें तो इसके अंदर भी हमें जो है वो 3 साहित्य जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर हम चर्चा करें इसकी, तो हमें भारतीय साहित्य में 3 साहित्य जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पहली की अगर बात करें तो हमें ब्राह्मण साहित्य जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि ब्राह्मण साहित्य है। अगर हम दूसरे की बात करें तो जो धर्म निरपेक्ष हमें साहित्य देखने को मिले, जैसे कि बौद्ध धर्म के ऊपर जो ग्रंथ हमें देखने को मिले हैं, जैन धर्म के ऊपर जो ग्रंथ हैं, वो सब में जो देखने को मिले हैं वो एक महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो उसमें हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि धर्म निरपेक्ष साहित्य तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो महत्वपूर्ण बातें देखने को मिल जाती हैं। यानी कि हमने अगर इसको 3 भागों में बांटा, उसमें हमें सबसे पहला जो ब्राह्मण साहित्य देखने को मिलता है, उसके बाद हम देखेंगे जो हमें कल्लर की राजतरंगिणी है, मेगास्थनीज की इंडिका हमें देखने को मिलती है, और कालिदास की जो कह सकते हैं कि हमें जो कालिदास का पुस्तक है उसके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिलती है। पाणिनि की अष्टध्यायी है, कल्लर की राजतरंगिणी है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, ये सब जो है वो हमें एक तरीके से जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास को जो है वो जानने के स्रोत में जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद जो हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलता है वो दक्षिण भारत के संगम साहित्य जो है ये दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। यानी कि जो महत्वपूर्ण हमें भूमिका देखने को मिलता है वो दक्षिण भारत के इतिहास में जो है वो संगम साहित्य का देखने को मिल जाता है। तो हमने इसके ऊपर जो है वो पहले से ही क्लास कर रखी है, तो अगर आप चाहें तो संगम साहित्य के ऊपर जो मेरा लेक्चर है वो चाहे तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक कह सकते हैं क्रमबद्ध जो जानकारी है वो आपको देने का प्रयास किया है, और उसमें मैंने उस प्ले लिस्ट में मैंने दक्षिण भारत के समस्त राजवंशों के बारे में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो पुस्तकें हैं, उनके बारे में सारी बातें जो है वो पहले से ही अपने कह सकते हैं क्लास में जो है उसको मैंने आपको समझा रखा है, तो आप चाहें तो उसको जाके वहां से देख सकते हैं। उसके बाद हमने धर्म निरपेक्ष जो साहित्य है इसके ऊपर भी एक छोटी सी जो लेक्चर है वो हमने कवर कर रखा है पहले से ही, अगर आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्राह्मण साहित्य है, यानी कि अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो इसमें भी जो हमें कह सकते हैं कि 3 साहित्य जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें इसमें भी हमें 3 जो साहित्य हैं वह देखने को मिल जाते हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य, जो हमें कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण साहित्य है वो हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि जो ब्राह्मणों ने जो जिस साहित्य की रचना की है, ब्राह्मण साहित्य। दूसरा हमें देखने को मिलता है बौद्ध साहित्य, और जो तीसरा है वो हमें जैन साहित्य। यानी कि आपको बता दूं कि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य जो है वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, और इसमें हमें कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, उस काल के 16 महाजनपदों के बारे में जो वर्णन है वो हमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दोनों में जो है वो देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से भी हम देखेंगे कि हमें एक जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये तो ही मैंने एक साहित्य के बारे में बताया, जो सारी बातें थी वो मैंने बताया। अब हम अगर बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में ही अगर हम चर्चा करें तो उसमें हमें वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद जो महाकाव्य है, उपनिषद है, आर्यक है, वेदांग है, उपवेद है, पंड्यस्थ है, महाकाव्य है, ऐसे हमें तमाम जो बातें हैं वो देखने को, इसमें जो ग्रंथ है वो देखने को मिलती है। पुराण है, स्मृति है, इसमें हमें बहुत सारी जो कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में हमें बहुत सारी जो पुस्तकों हैं उनका जो है वो कह सकते हैं समन्वय हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की साहित्यों के बारे में, इसमें हमें सुक्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, और जितने भी पिटक हैं हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। एक बात और बता दूं कि नागसेन और मिलिंद पन्हो, नागसेन के द्वारा रचित एक मिलिंद पन्हो जो है वो मिलिंडर नामक एक हमें जो कह सकते हैं विदेशी कह सकते हैं कि आक्रामक था, उसने भारत पे आक्रमण करी थी, उसका जो एक हमें वाद विवाद है वो उसमें देखने को मिलता है, तो वो भी हमें बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो है वो देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि दिव्यावदान में भी हमें काफी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है वर्णन के हिसाब से। तो बौद्ध धर्म में हमें भी काफी चीजें देखने को मिलती है और जैन धर्म में।
अगर जैन धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें हमें जो कह सकते हैं महापरिनिर्वाण है सूत्र देखने को मिलता है, परिनिर्वाण सूत्र देखने को मिल जाता है, भद्रबाहु चरित्र जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, उसमें हमें भद्रबाहु के बारे में सारी बातें जो है वो वर्णित हमें देखने को मिल जाती है। भगवती सूत्र हमें देखने को मिलता है जिसमें कि हमें 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें कल्प सूत्र जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी जो कह सकते हैं एक रचना है वो हमें इसके अंतर्गत जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये तो रहे हमारे पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत अगर आपको बता दूं तो एक कह सकते हैं एक ब्रीफ लेक्चर जो है इस पे मैं कवर करूंगा और आपको इसके बारे में जो सारी बातें हैं वो बताने का प्रयास करूंगा। तो ये तो मैंने आपको एक महत्वपूर्ण छोटी सी जो बातें थी वो बता दी। अगले लेक्चर में हम बाकी की सारी जो चीजें हैं उसको कंबाइंड कर लेंगे। एक बार हम इसको जो है कह सकते हैं कि प्रैक्टिस की दृष्टि से जो है वह देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत है उसमें हमें बहुत सारे जो पॉइंट है वो देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आपको बता दूं उसमें हमें 2 पॉइंट महत्वपूर्ण जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने बांटा है, 2 भागों में बांटा है। पहला है हमारा पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत है और जो दूसरा है वो हमारा साहित्यिक स्रोत है। यानी कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है वो हम अभिलेखों को, सिक्कों को, स्मारक को, भवनों को और कह सकते हैं मूर्तियां और चित्रकारी जो है इसका अध्ययन करके हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो है वो कह सकते हैं कि इनके बारे में जानने का एक स्रोत है, इसके माध्यम से हम जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें एक साहित्यिक स्रोत भी देखने को मिल जाता है। इसमें हमें साहित्यिक स्रोत में अगर हम बात करें तो उसमें हमें भारतीय साहित्य स्रोत अगर हम देखते हैं उसमें हमें जो है वो ब्राह्मण साहित्य और इसके बाद हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि भारतीय साहित्य के बारे में देखा और उसके बाद हम विदेशी साहित्य के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। तो जो विदेशी साहित्य हमें देखने को मिलता है यह जो साहित्य है इसमें हम देखेंगे कि विदेशी साहित्य जितने भी हमें प्राचीन भारत में आए हुए विदेशी यात्री हैं उन्होंने कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान अपनी एक यात्रा वृत्तांत जो है वो लिखी है। तो उसके माध्यम से जो है हम इतिहास को जो जानने में एक सरलता जो है और सटीकता जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके बारे में भी हमें जो जानकारी है वो हमें विदेशी यात्रा वृत्तांत में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में जो है वो हमें ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य जो है वह देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण साहित्य में जो है वो हमारे उपनिषद, उपवेद, महावेद, कह सकते हैं महाकाव्य और पुराण, स्मृति, ऐसे तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो ग्रंथ हैं उसके बारे में जो है वो हम चर्चा जो है इसके अंतर्गत जो है वो करते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध साहित्य की बात करें तो उसमें हमें जो है वो हमें सुक्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ऐसे जो पिटक हैं, पिटकों की रचना है, पिटक हैं, उनके बारे में जो है देखने को मिलता है। निकायों के बारे में जो हमें देखने को मिलते हैं, तो निकायों के बारे में हम देखते हैं। और उसके बाद हमें मिलिंद पन्हो जो है, बुद्ध चरित्र जो है, इससे भी हमें जो है वो इन सभी के बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें भगवती सूत्र की, यानी कि अगर हम जैन धर्म की बात करें तो उसमें भी हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। एक हमें भगवती सूत्र जो है वो देखने को मिलता है, परिशिष्ट परमन देखने को मिलता है, प्रवृत्ति सूत्र जो है वो हमें देखने को मिलता है, भद्रबाहु चरित्र जो है उसमें हमें देखने को मिल जाती है। तो ये सारी जो जानकारी है वो जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में और ब्राह्मण साहित्य के बारे में जो है वो जानकारी इन सभी इतिहास के स्रोत में हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमने एक जो कह सकते हैं स्रोतों के ऊपर एक कह सकते हैं कि छोटी सी जो क्लास थी वो हमने करी। इसके बाद जो है हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम इन स्रोतों के बारे में जो है वो पूरी बातें जो है वो कर लेंगे, ताकि आपको जो क्लास है आपकी है वो थोड़ी लंबी ना हो, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझाने का जो है वो प्रयास किया। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई डाउट्स है, अगर आपको इसमें कुछ और चेंजेस करवाने हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम इन सभी के बारे में एक करते हैं कि ब्रीफ लेक्चर जो होगा उसमें हम इन सभी को जो है वो कवर करने का जो है वो प्रयास करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, जय हिंद।